Assalamu alaikum and a very, very warm welcome आप सबको with another session live on Shifam. I hope जो रोज़ा रख रहे हैं, जो रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा गुजर रहा है और ये महीना वो अहम और इम्पोर्टेंट महीना है हम सब के लिए जो रमज़ान को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अपनी सोसाइटी, अपने कल्चरल सिस्टम्स में इतने एम्बेड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज मेरे साथ डॉक्टर उवैस खावर हैं जो बहुत ही कराची के डॉक्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट पाए जाते हैं। एंड एंड्रोलॉजिस्ट कौन है? एंड्रोलॉजिस्ट वो होता है जो मेल हेल्थ का स्पेशलिस्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो आपकी जिनसी आपकी जो चीज़ें होती हैं, आपकी सेहत होती है, उनका इलाज रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और उस तरह डॉक्टर उवैस खावर over 10 years of experience practicing andrology, उन्होंने अपना MBBS बकाई मेडिकल से करा था, and then he has a whole, his portfolio is very large and extremely established. And आज let's take Dr. Uwais Khawer with us live on stream because हम बात कर रहे हैं उन सब बातों की जिनको मर्द हजरात कतराते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने से कतराते हैं, बात करने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? तो let's take him on stream without further ado. Assalamu alaikum Dr. Uwais. वालेकुम सलाम। How are you? Thank you so much. आपने इतनी काइंडली मेरा इंतज़ार किया, while I was fixing the technical difficulties. तो I'm really grateful कि आप वेट कर रहे थे बहुत पेशेंटली। एंड आज का हमारा मौजू बहुत अलग है डॉक्टर उवैस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि somebody is stepping up and talking about it, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी, erectile dysfunction, premature ejaculation, ये कहने से ही लोग कतराते हैं। मर्द हजरात डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाने से ही परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे अंदर कोई खला है, हमारे अंदर कोई कमज़ोरी है या बीमारी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 21% से ज़्यादा इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी है, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 30+% कहते हैं। एंड येट इतना स्टिग्मा है, इतना मिसकंसेप्शन है। तो as a andrologist, how did you come around into this profession? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल टू शिफाम हेल्थ केयर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। डेफिनेटली ये एक बड़ा स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी के अंदर इनफर्टिलिटी को लेके, और ख़ास तौर पे मेल इनफर्टिलिटी को, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। ख़ास तौर पे मेल जो हैं वो इससे बहुत पीछे रहते हैं। फीमेल्स हमारे यहाँ शादी के कुछ अरसे के बाद ही इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, अपने कोलीग्स को देख के, फ्रेंड्स को देख के, अपनी फैमिली में देख के कि फलां के बच्चे हो गए, इनके बच्चे हो गए, मेरे बच्चे अभी तक नहीं हुए। बट वो ट्रीटमेंट सीकिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बट हमारे यहाँ मेल सेक्टर ऐसा है, मेल साइड ऐसी है जो इस तरफ नहीं जाती है या बहुत लेट जाती है। बहुत अरसे के बाद जाने के बाद पता चलता है कि इशू जो था वो मेल साइड पे नहीं बल्कि फीमेल साइड पे नहीं बल्कि मेल साइड पे था। तो अब कह सकते हैं अभी भी हमारे माशरे का डायलेमा है, बट अब कुछ अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। मेल बहुत सारे हमारा ऑब्जर्वेशन में है कि मेल ख़ुद आते हैं और इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमारा ये इशू डेवलप हो रहा है, जिससे हमारी सेक्सुअल लाइफ या रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो होप फॉर द बेटर कि आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद इस तरफ जो है वो प्रोग्रेस होगी। और इसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि
जैसे शिफाम हेल्थ केयर है, इस तरह से हर प्लेटफॉर्म को इस सब्जेक्ट को आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि इसके ऊपर बात की जा सके। एब्सोल्युटली। एंड जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जब हम आगाही की बात करते हैं, तब हम इस चीज़ को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा डॉक्टर अवैस, कि बात करने से ही सॉल्यूशंस निकलती हैं, डेफिनेटली। बात करने से ही आगाही बढ़ती है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम अवेयरनेस, ठीक है, जब हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, अगर हम इधर से लेके चलें, जो अभी नए-नए मैच्योर होते हैं और यंगस्टर्स होते हैं, उनको किन चीज़ों के बारे में ख़्याल रखना चाहिए, ताकि फिर हम मेल इनफर्टिलिटी की तरफ जाएँ? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन तो है ही नहीं। हम सेक्स एजुकेशन कहाँ से लेते हैं? अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से। अब वी डोंट नो कि हमारे जो कोलीग हैं वो किस तरह की हैबिट्स के अंदर हैं और किस तरह की हैबिट्स में नहीं हैं। वो जो हमें बता देते हैं, बस हम उसको माइंड में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके फ्रेंड्स के साथ कोई अच्छा इवेंट नहीं रहा और वो अपने माइंड में उस चीज़ को रखे हुए हैं, और जब उनका रिलेशन स्टार्ट होता है, उनके माइंड में वही चीज़ होती है कि नहीं, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। तो वो अपना रिलेशन भी उसको उसी तरह से ख़राब कर देते हैं। तो सेक्स एजुकेशन हमारे यहाँ होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली कि नहीं है। तो जहाँ तक मेल्स की बात है, सबसे मेन चीज़ है कि उनको एक तो अपने आप को सही रखने की ज़रूरत है। मीन्स के अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द बिग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, बोथ इनके मेल एंड फीमेल दोनों में लाइफस्टाइल बहुत मायने रखता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे जो हमें मेडिसिन्स लिख के दी जाती हैं, हम उसको बड़े प्रॉपरली फॉलो करते हैं। बट जो इसकी मेजर ट्रीटमेंट है, बोथ मेल फर्टिलिटी एंड फीमेल फर्टिलिटी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन चीज़ों को फॉलो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड ये जो एक तरह से शर्मिंदगी अटैच हो जाती है, शर्मिंदगी ही होती है ना कि आप किस तरह पूछेंगे, किससे पूछेंगे, और जब तक बिल्कुल। पता नहीं होगा, यंगस्टर्स को जब तक पता नहीं होगा, तब तक वो जब एडल्ट एज में जाएंगे, तब तक वो इतना वो पुख्ता हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं भाई मैं क्यों किसी से पूछूं। तो जब बिल्कुल। तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, तब हमें कैसे देखिए, पता चलेगा? इसमें मैं ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम को शाबाशी दूंगा, ये कहूँगा कि इनका बहुत बड़ा रोल है। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि नहीं पूछ पाते किसी से भी, अपने फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते। तो बिफोर मैरिज वो मेरे पास आए हैं, और वो इसी ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ करते हुए आए हैं। वहाँ उन्होंने सर्च किया एंड्रोलॉजिस्ट कौन है, सेक्सोलॉजिस्ट कौन है, और नॉट ओनली फॉर मी, और भी किसी डॉक्टर्स के पास जाते होंगे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ प्लेइंग अ बिग रोल, ताकि एब्सोल्युटली। लोग एक्सेस कर रहे हैं एंड्रोलॉजिस्ट को, सेक्सोलॉजिस्ट को, और हेल्दी ये कह लें डिबेट जनरेट हो रही है। बिल्कुल। ना कि अब हमारे अपने कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ जो है हम जो उनकी जितनी नॉलेज है उसको अपने पास शेयर करें, बल्कि हम डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल के पास जाके उससे मेडिकल नॉलेज सीख कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड जैसे कि आपने कहा कि वर्चुअल हेल्थ केयर प्लेटफ़ॉर्म जो है लाइक शिफ़ाम, जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, हम
बहुत Definitely. प्राइड लेते हैं इसमें कि जैसे कि आपने कहा एक्सेसिबिलिटी इतनी छोटी हो गई है दुनिया, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि अब घर बैठे अपने कमरे में बैठे या कहीं पे भी अपने फ़ोन के ज़रिए आप एक हेल्थ स्पेशलिस्ट से, लाइक फॉर एग्जांपल एक सेक्सोलॉजिस्ट के साथ आप बात कर सकते हैं। आप अपने जो आपके जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं इन योर ओन प्राइवेट स्पेस। तो आप ना बिल्कुल। किसी क्लिनिक के अंदर बाहर जा रहे हैं एंड इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। डॉक्टर वेस्ट, कमिंग टू मेल इनफर्टिलिटी, अब जब आदमी जात को समझाएं हम कि मेल इनफर्टिलिटी होती क्या है। देखें, सबसे पहले तो हम इनफर्टिलिटी को ले लेते हैं। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी कपल 12 मंथ्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन के अंदर है और उसको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है। अब उसमें हम मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर आ जाएं, तो मेल इनफर्टिलिटी के बेसिक चीज़ ये है कि उसको हमें देखना पड़ता है कि उसकी सेमिनोलॉजी क्या है, स्पर्म के फैक्टर्स क्या हैं। अच्छा, सेमिनोलॉजी के अंदर में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेमिनोलॉजी जो है वो हमारे यहाँ हर लेबॉर्ट्री परफॉर्म कर रही है। आई डोंट टेक द नेम, बहुत रेनाउंड लैब से लेके छोटी से छोटी लैब भी सेमिनोलॉजी परफॉर्म करी। बट बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है कि सेमिनोलॉजी हमेशा फर्टिलिटी सेंटर से या फर्टिलिटी क्लिनिक से होनी चाहिए। बाकी जितनी भी हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो सेमिनोलॉजी जस्ट एक बेसिक सेमिनोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े रिनाउंड है, हमारे यहाँ लैब्स हैं जहाँ से सेमिनोलॉजी करवा लेते हैं, बट वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सेमिनोलॉजी हमेशा फर्टिलिटी सेंटर से होनी चाहिए, बिकॉज वो जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सेमिनोलॉजी परफॉर्म करने के अंदर, वो उससे जो डिटेल हमें मिलती है वो हमारे लिए ट्रीटमेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर हम और ये सीमेन एनालिसिस टेस्ट है, इफ आई एम जी बिल्कुल, semen analysis, that is the basic test for the or you can say this is the initial test for the male infertility. और इसके अंदर क्या ये भी सही है डॉक्टर अवैस के जब आप एक एंड्रोलॉजिस्ट के साथ या एक स्पेशलिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं जो इनफर्टिलिटी के अंदर ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं, वो कभी एक सैंपल के बेसिस के ऊपर अपनी रिजल्ट्स नहीं देते, वो हमेशा ऑलमोस्ट 3 से 4 सैंपल्स रिपीट टेस्ट करते हैं। देखिए, एटलीस्ट 2 सैंपल्स मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एक सैंपल के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर एक सैंपल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मेल जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो मंथली एक साइकिल का सिस्टम है, इसी तरह मेल के अंदर 72 डेज़ की साइकिल होती है। जो मेल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज़ 72 to 84 डेज़। ऑलमोस्ट आप इसको रफली कह लें 2.5 से 3 महीने का सिस्टम होता है, जो स्पर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग कह लें और अप टू ठीक है। तो हमेशा 3 मंथ्स के ऊपर सैंपल को दोबारा रिपीट करना चाहिए और उसको एनालिसिस देखना चाहिए कि आया इट्स द सेम रिपोर्ट जो कि हमने पहले किया था या इसमें कोई प्रॉब्लम डिफरेंस आ रहे हैं, तो उसको रिपीटेड सैंपल ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर हम जैसे कि आपने कहा कि ये अगर एक मेल एंड फीमेल उनकी रिलेशनशिप चल रही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है जिसके अंदर वो कोशिश कर रहे हैं फैमिली लाइफ की तरफ जाने के लिए, एंड अगर उसमें 12 महीने में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशंस के बाद अगर नहीं कंसीव करा है औरत ने, तो the next question which arises is कि obviously हमारे जैसे कि हमने इस conversation को शुरू किया था कि हमारे मुल्क में and many other countries औरत रेस के आगे भागती है क्योंकि उसको ये लगता है कि उनमें कुछ कमी है, तो वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और IVF और बहुत सारे जो उसके साथ ट्रीटमेंट्स जुड़े हुए होते हैं उनकी तरफ वो भागती है। लेकिन
जहाँ पे मेल टेस्टिंग आती है, मेल टेस्टिंग को क्यों अभी भी बहुत ज़्यादा टैबू समझा जाता है हमारे मुआशरे में? देखिए, उसकी एक बड़ी वजह ये कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कह सकते हैं कि मेल अपने आप को समझते हैं कि बस मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, जो प्रॉब्लम है वो फीमेल के अंदर ही हो सकता है। बट इट्स वेरी स्ट्रेंज और इट्स ऑन रिकॉर्ड कि जो हमारे यहाँ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, उसमें ऑलमोस्ट 50% इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, ऑलमोस्ट 50%। और 25% तक ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल पार्टनर इन्वॉल्व है, फीमेल बिल्कुल ठीक होती है। तो ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स हाफ रेशियो, जहाँ 50% मेल इन्वॉल्वमेंट है, वहीं 50% फीमेल इन्वॉल्वमेंट है। तो जहाँ जितना फीमेल सफ़र कर रहा है हमारे माशरे के अंदर, उतना ही मेल सफ़र कर रहा है। बस ये हमारे यहाँ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इस बात के ऊपर कि मेल भी एक हिस्सा है इसी प्रॉब्लम का। और मेल को हमारे यहाँ इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट और जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो जब फीमेल पार्टनर उनके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, उनको सबसे पहले मेल का सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए, ना कि फीमेल की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले हमेशा दोनों की ट्रीटमेंट साथ स्टार्ट होनी चाहिए। वो खुद से सीमेन एनालिसिस करा लें या एंड्रोलॉजिस्ट के पास भेज दें तो सबसे बेस्ट है। तो उनको हमेशा सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए, जो भी फीमेल पार्टनर आए, सबसे पहले मेल का सीमेन एनालिसिस कराएँ। एब्सोल्युटली। और इसके अंदर हम ये भी बात करते चलें कि इतने एक वो शर्मनाक बात होती है, मर्द हजरात जो होते हैं अपने ऊपर ये ले लेते हैं कि भाई मेरे अंदर कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम इसको इस तरह ना देखें, अगर हम अपने नज़रिए को थोड़े से बदलने की कोशिश करें कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हर किसी के अंदर कोई ना कोई इश्यूज होते हैं एंड वो थ्रू वाया ट्रीटमेंट, वाया मेडिकेशन वो सही हो सकते हैं, उनको ट्रीट किया जा सकता है। यू नो डॉक्टर अवैस, जब हम बात करते हैं कि किस तरह, अगर फर्ज करें कोई पूछे कि भाई अगर मुझे किस तरह पता चलेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, अगर किसी की शादी ना हुई भी हो और वो ये पूछ रहे हों कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर इनफर्टाइल, तो हुँ, इस तरह हुँ। के क्या सिम्पटम्स या क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं जिनसे मुझे थोड़ा सा पता चलेगा कि मैं इनफर्टाइल तो नहीं? देखें, इस तरह का टू बी स्पेसिफिक कोई सिम्टम नहीं है जिससे ये पता चल सके कि सिम्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है। जब तक कि सीमेन एनालिसिस नहीं किया जाता तब तक कि ये नहीं पता चल सकता कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अक्सर लोग इरेक्टाइल फंक्शन को, सेक्सुअल फंक्शन को रिलेट करते हैं इसके साथ के सिम्नोलॉजी डिसऑर्डर के साथ, कि सिम्नोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम है। सेक्सुअल फंक्शन इज़ बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है, और सिम्नोलॉजी पैरामीटर्स का ख़राब होना बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। दोनों के सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है कि जो कि किसी को पता चल जाए कि पहले से ही कि मुझे प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस कि कुछ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, या ये कह लें बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन है, टेस्टिकुलर साइज़ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। वो इंसान को पहले से ही पता होता है कि टेस्टिकुलर साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, तो कम है। तो दैट इज़ द ओनली साइन। वो भी बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा होता है। अदरवाइज़ सिम्नोलॉजी पैरामीटर्स का ख़राब होना या उसमें कोई प्रॉब्लम आना, इसका कोई साइन सिम्पटम एज़ सच नहीं होता। सही। और अगर जब हम कहें कि ठीक है, अगर हमें अब पता चल गया है कि एक आदमी जो है वो इनफर्टाइल है या उनके स्पर्म काउंट लो है, तो उनके मेन कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी, जैसे आपके पास अगर जनरलाइज़ मेन कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी जब अगर आपको लिस्ट करने पड़े या बताने पड़े अवेयरनेस के
वजह या तहत से, आप क्या कहेंगे? देखिए, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। जो चंद बेसिक चीज़ें हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आपके पास पेशेंट आता है, तो इन लिस्ट के हिसाब से हमें एक चीज़ पता है कि ये फैक्टर्स होते हैं, तो उस हिसाब से ही हमें उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ नहीं किया जाता। इसी वजह से जो मेल फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से नहीं होती है अनटिल अनलेस कि वो एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाए। देखिए, जो बेसिक फैक्टर्स हैं उसके अंदर हमारा इस वक्त, अगर हम आज के दौर की बात करें, तो इसमें एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शंस हो गए, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी जिस तरह से हमने बात की कि अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, टेस्टिस अपनी जगह पे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ही नहीं अपनी पोजीशन पे पहुंचे। फिर इसके अलावा ट्रॉमा है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा, किसी को बच्चे खेलते हैं उनको कोई इंजरी हुई हो, उस या एडल्ट लाइफ के अंदर भी कोई इंजरी हुई हो, तो उसकी वजह से डैमेज टू द टेस्टिकुलर टिश्यू दैट रिजल्ट इन स्पर्म लो काउंट, और यू कैन से एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। इस तरह से ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैं। बहुत सारे लोग जो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं, तो मेटल वेल्डर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं जहाँ केमिकल्स है, जिनमें मेन जो चीज़ें आ जाती हैं, हमारा लेड है, जो कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, वो इसका शिकार होते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इस चीज़ का शिकार होते हैं कि उनके सीमेन पैरामीटर डिरेंज होना शुरू हो जाते हैं। या बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट, स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनमें से बहुत सारे, हर बंदा नहीं अफेक्ट होता, बट मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव आर ऑब्जर्व कि उनके सीमेन पैरामीटर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह स्मोकिंग एडिक्शन, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा, टोबैको बेसिकली, मैं स्मोकिंग, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि टोबैको छोड़ना है तुम्हें, स्मोकिंग नहीं, टोबैको। टोबैको मीन्स एवरीथिंग, जिस जिस चीज़ में टोबैको यूज़ किया जाता है दैट इज़ हैज़र्डस फॉर स्पर्म्स। और इसके अलावा रेडिएशंस हैं, अगर कीमोथेरेपी किसी पेशेंट की जाती है या रेडियोथेरेपी की जाती है, तो उसकी वजह से भी स्पर्म पैरामीटर्स में, अच्छा, इसमें एक मेरे पास कई पेशेंट इस तरह के आए हैं, और बड़ा अफसोस भी होता है इस चीज़ के ऊपर। अब हम इस एरा के अंदर हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत नॉलेज है हर चीज़ की, तो ऐसे लोग जो कि कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, खुदा न खास्ता उनको कोई कैंसर होता है जिसकी वो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन फिजिशियंस के साथ, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, कि ऐसे मेल पेशेंट जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी स्पर्म फ्रीजिंग ज़रूर कराई जाए, क्योंकि आफ्टर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी स्पर्म्स ज़ीरो पर आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, और उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि टेस्टिकुलर टिश्यू बहुत सेंसिटिव होता है, स्पर्म्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो दोबारा से रीगेन नहीं हो पाते। तो इसलिए ऐसे पेशेंट जो कि, ये सारी दुनिया में होता है, कि जो कि कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, उनको स्पर्म फ्रीजिंग कराई जाती है, ताकि बाद में जब वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको आईवीएफ के थ्रू आगे प्रोसेस किया जा सके। दीज आर द मैनी फैक्टर्स जो कि हमारे यहाँ मेल फर्टिलिटी को प्रॉब्लम में आते हैं। एक सवाल आया है डॉक्टर अवैस, विच इज सेइंग कि आपने जेनेटिक एनालिसिस के बारे में बता दिया, लेकिन मम्स हमने सुना है कि बहुत बिल्कुल कॉमन फैक्टर है। मम्स को हम अगर समझाएं तो वो गले की सूजन की बीमारी होती है, जो यहाँ के आपके जो आपका गला सूज जाता है, तो यंग एडल्ट्स में अगर ये हो तो इससे सीमेन काउंट काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल। देखें, मैंने अभी बात की थी इन्फेक्शंस की, तो इन्फेक्शंस में मल्टीपल वायरल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, इसी तरह से वायरल इन्फेक्शन में मम्प्स वायरस भी है। मम्प्स वायरस उन चंद वायरसेस में से है जो कि उसकी सलाहियत है, वो टेस्टिकुलर बैरियर अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ है, जो टेस्टिस का इर्द गिर्द बना हुआ होता है, जो कि कोई चीज़ उसको क्रॉस नहीं करती है, बट
मम्प्स वायरस उसको क्रॉस कर जाता है। और जब किसी के गले आते हैं मम्प्स के दौरान तो उसमें मम्प्स और काइटिस का भी खदशा होता है। तो अगर किसी को मम्प्स और काइटिस हो जाता है तो ऐसे नॉट 100% केसेस हर एक को इनफर्टिलिटी नहीं होती है, बट इन सम ऑफ द केसेस मम्प्स कैन कॉज इनफर्टिलिटी। तो इसलिए बचपन में बच्चों को MMR की वैक्सीन लगाई जाती है, जिस डेट इज़ कॉल्ड एज मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। तो ये ज़रूर देनी चाहिए, बोथ फीमेल्स एंड मेल सबको लगनी चाहिए। बिल्कुल। एंड मैं यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि जहाँ पे हम हेल्दी हेल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो विच इज़ नॉट अ लाफिंग मैटर एट ऑल। यस, हमारे मुआशरे में अभी भी यही लगता है कि अगर सेक्स बोल दिया, अगर स्पर्म बोल दिया, अगर फर्टिलिटी बोल दी तो ये बहुत ही एक लाफिंग मैटर होता है। लेकिन जब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब आप एरेक्टाइल डिस्फंक्शन से गुजर रहे होते हैं, जब परफॉर्मेंस लेवल्स लो होते हैं, जब स्पर्म काउंट लो होता है, तो इट इज़ नॉट अ लाफिंग मैटर। उस वक्त लोग एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं और कतरा रहे होते हैं हम किस तरह क्लिनिक या हम किस तरह अपॉइंटमेंट लें। तो अगेन दिस इज़ नॉट अ लाफिंग मैटर एट ऑल। एक और चीज़ डॉक्टर अवैस जो मैं जिसकी अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहूँगी, if you would like to talk about it, is hormonal imbalances in the male reproductive system. क्योंकि यही माना जाता है कि सिर्फ फीमेल्स को ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो अगर हम मर्द हजरात को समझाएं कि उनकी बॉडीज में भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, तो वो हम इनको किस तरह समझाएं? कि बिल्कुल ऐसा है, मेल में भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, और दैट रिजल्ट इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, and obesity is one of the main factors that result in abnormality in testosterone level. बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जो टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करते हैं, और उनको ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास और ख़ुद से आते हैं जब उनको प्रॉब्लम हो रही होती है और फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो वो खुद मेडिकल प्रोफेशन को सीख करते हैं कि हमें जाना चाहिए, और आते हैं हमारे पास कि हमें ये प्रॉब्लम है। और इसमें देखें अगेन वही बात है कि जितना जल्दी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मेडिकल की तरफ जाएंगे उतना ही उनको अच्छा है, ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जा सके और उनका रिलेशन लाइफ स्टाइल को बेहतर किया जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे कि आपने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई मर्द हज़रात जो ट्रीटमेंट के थ्रू गुज़र रहे हैं या कीमो या रेडिएशन के थ्रू गुज़र रहे हैं, तो डॉक्टर्स ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप अपना स्पर्म जो है उसको आप पहले से आप अपना अपने स्पर्म्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स जो हैं अपने एग्स को प्रिजर्व कर लेती हैं, और एक मतलब कि विद फीमेल्स तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बहुत आम चीज़ है, मुझे ये सुन के बिल्कुल हैरत नहीं हुई, लेकिन जहाँ पे मुझे मेरे लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ थी कि 72 डेज का साइकिल होता है आदमी के लिए, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो। हम अगर अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो हम बाकियों को किस तरह एजुकेट करेंगे? थैंक यू सो मच कि आपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में बताया। एंड अगेन अगर आप इस वक्त किसी भी इंजरी या ट्रीटमेंट या सर्जरी के थ्रू गुजरने वाले हैं जो ख़तरनाक होगी, जिससे आपका स्पर्म काउंट लो या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकता है, तो अपने स्पर्म्स को प्रिजर्व करें ताकि आप उनको लेटर ऑन इस्तेमाल कर सकें। जब हम बात करते हैं डॉक्टर अवैस अबाउट, कुछ लोग समझते हैं कि स्पर्म डिसऑर्डर सिर्फ स्पर्म लो काउंट है या हेल्दी स्पर्म नहीं है, लेकिन अगर हम सबको ये समझाने की कोशिश करें कि स्पर्म्स के भी साथ बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स हो सकती है, स्विम काउंट लो सकता है, स्पर्म काउंट लो सकता है, शेप अबनॉर्मल हो सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर हम जस्ट ऑफ द हेड अगर लिस्ट करें तो
जिनकी ट्रीटमेंट, जिनका इलाज भी अवेलेबल है, जिनके लिए अद्वयात भी अवेलेबल है, तो हम उनको किस तरह समझाएंगे? देखें, इसीलिए मैंने आपसे इनिशियली बात की थी कि सेमिनोलॉजी का फर्टिलिटी सेंटर से या फर्टिलिटी क्लिनिक से रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो आम लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करती हैं जिसके ऊपर वो सेमिनोलॉजी परफॉर्म करती हैं, जिससे वो मॉर्फोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड एज यू कैन से कि वो नॉर्मल कितने हैं, ये तो वो डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। वो खुद ही लिख देते हैं कि इतने हैं और इतने हैं। काउंट वो ज़रूर देख लेते हैं कि जो भी उनको नज़र आ रहा होता है वो काउंट डिटेक्ट कर सकते हैं, बट मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें एग्लूटिनेशंस देखनी होती हैं, इन्फेक्शन देखना होता है। अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो वो कितनी ख़राब है, उसमें हेड डिफेक्ट कितना है, नेक डिफेक्ट कितना है, टेल डिफेक्ट कितना है, इन सब चीज़ों को देखना, एक्रोसोम को देखना ज़रूरी होता है। इस तरह से जब हम मोटिलिटी की बात करते हैं, मोटिलिटी को हम 3-4 ग्रेडिंग में डिवाइड कर देते हैं। रैपिड प्रोग्रेशन, स्लो प्रोग्रेशन, नॉन प्रोग्रेशन एंड इमोटाइल। तो ये हर लेबॉर्ट्री डिटेक्ट नहीं करती है। तो मल्टीपल वेरिएंट्स हैं सेमिनोलॉजी रिपोर्ट्स के अंदर कि इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम डिसाइड करते हैं कि इसको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और क्या-क्या इसकी ट्रीटमेंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और ये सब उसी वक्त होगा जब उसकी सेमिनोलॉजी फर्टिलिटी सेंटर से या प्रॉपर क्लिनिक से होगी, फर्टिलिटी क्लिनिक से, जिनके पास इसकी प्रॉपर टेक्निक मौजूद होगी। बिल्कुल। एंड इसी वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपकी जो आप, जैसे कि डॉक्टर अवैस ने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अ लो स्पर्म काउंट, लेकिन इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप ये भी डायग्नोस कर सकते हैं कि किस किस्म की ट्रीटमेंट या किस किस्म की मेडिसिन्स आर टू बी यूज। लेकिन अगर हम डॉक्टर अवैस, अगर हम बांझपन, जो हम लोग इनफर्टिलिटी इतनी देर से कह रहे हैं, अगर हम मर्द हजरात को ये बताना चाहें कि इज बांझपन ट्रीटेबल, क्या बांझपन को क्योर किया जा सकता है मर्द हजरात में? बिल्कुल किया जा सकता है, हर चीज़ की ट्रीटमेंट मौजूद है, हर तरह के प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट मौजूद है, आइदर सेक्सुअल और सीमेन पैरामीटर, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसमें अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है। लाइफस्टाइल, मेडिसिन इज़ द लास्ट ऑप्शन। मैं हमेशा मेडिसिन को बिल्कुल लास्ट में रखता हूँ कि मेडिसिन लिखने में 2 मिनट भी नहीं लगते, बट अगेन जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब अगेन डिपेंड करता है पेशेंट आपके पास किस तरह से अप्रोच कर रहा है। हर पेशेंट डिफरेंट होता है, अब हर पेशेंट का फैक्टर डिफरेंट होता है। उसके अगेन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केसेस के अंदर कि उसका ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है, उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है, ओबेसिटी स्टेटस क्या है, बीएमआई हम देखते हैं कि बीएमआई कितना है पेशेंट का। अगर बीएमआई बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली ही हैज़ टू रिड्यूस वेट। जैसे फीमेल्स के अंदर हम वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसी तरह से मेल्स के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंक्रीज बीएमआई जो होता है वो बहुत ख़राब रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से सीमेन पैरामीटर डिरेंज हो जाते हैं। इसी तरह से पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट था, अगेन अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस इज़ द कंडीशन जिसके अंदर के टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं कर पाते और विद इन द एब्डोमिनल कैविटी या इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ही रह जाते हैं। तो इसके लिए किताबें कहती हैं कि विद इन 2 ईयर्स ये सर्जरी हो जानी चाहिए। अगर इसको हम डिले करते हैं तो डेट विल रिजल्ट इन एज़ोस्पर्मिया, दैट इज़ नो स्पर्म काउंट। बट एट द एज ऑफ, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग केस था कि 2 ईयर्स का पेशेंट था, उसकी और हमने ऑर्किडोपेक्सी करवाई और ऑर्किडोपेक्सी कराने के ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद उसका स्पर्म काउंट आना शुरू हो गया। तो दैट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग।
और बहुत खुशी हुई इस चीज़ से कि ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया आ गया, दैट इज़ ज़ीरो स्पर्म काउंट, तो वो ट्रीट नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ठीक हो सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। मल्टीपल मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की। अगर मेडिसिन्स के थ्रू वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो हम आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी ये कह लें कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है। हर चीज़ की ट्रीटमेंट मौजूद है। बात सिर्फ ये है कि आपको स्टेप अप करके रीच आउट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए स्पेशलिस्ट मौजूद बिल्कुल। हैं, जैसे कि डॉक्टर अवैस हमारे शिफ़ाम के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, आप इनके साथ रुजू कर सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू हिम। डॉक्टर अवैस, जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो मर्द हज़रात जो इस वक़्त बहुत सीवियर डायर कंडीशंस में काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप बहुत गर्म जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे स्टील मिल्स हैं, कोल माइन्स हैं, बहुत सारी इस तरह की आप हम लोग प्रोफ़ेशंस हैं जिनके हम नाम ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं उन उन लोगों को पता होगा शायद कि उनके ऊपर उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हम क्या वो चीज़ें बता सकते हैं जिनसे मेल इनफर्टिलिटी, अगर वो जेनेटिक ना हो तो वो प्रिवेंट हो सकती है? देखें, कुछ तो प्रोफ़ेशन ऐसे हैं जिसमें हम केयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, मार्बल इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, तो दे कैन वियर मास्क, दे कैन वियर ग्लव्स, ताकि केमिकल से कम हमारा कॉन्टैक्ट हो। जितना कम कॉन्टैक्ट होगा केमिकल के साथ, उतना ही हमारी प्रिवेंशन होगी। इस तरह हॉट एनवायरनमेंट के अंदर अगर जो लोग काम करते हैं, तो दे शुड टेक बाथ विद, यू कैन से, फ्रीक्वेंटली। तो अगर वो टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम होगा। लेकिन जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं, वो उनका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो अ, कुछ जगह पे तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो मास्क ज़रूर पहनें और ग्लव्स ज़रूर पहनें। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं, वो इस चीज़ों का ख्याल रखें। इसी तरह से जिनका सेडेटरी लाइफ़स्टाइल है, बैंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका सिर्फ कंप्यूटर वर्क है, या ऐसी जगह पे सिर्फ सारा दिन कॉल सेंटर पे काम करते हैं, सारा दिन बैठने का काम है। दे शुड डेवलप अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, ताकि एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स ऑफ जॉगिंग अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर ऐड कर लें। उसकी वजह से बहुत फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क आता है सीमेन पैरामीटर्स के अंदर। जो जिनका सेडेटरी लाइफ़स्टाइल है, उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि हर 30 मिनट के बाद, जैसे कि एक बंदा वो कंप्यूटर पे सारा दिन बैठ के काम करता रहता है 6-8 घंटे, हर 30 मिनट्स के बाद जस्ट 1 मिनट वो वॉक करे। सिर्फ़ उठे अपने चेयर से और बाहर के दरवाज़े तक होकर वापस आ जाए। वो अपनी सिटिंग को ब्रेक करे। सिटिंग को ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेटाबॉलिज़्म जो है हमारा सारा स्लो हो रहा होता है, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से हम बहुत चेंजेज़ आती हैं। सिर्फ़ ये छोटी-छोटी सी लाइफ़ के अंदर अगर चेंजेज़ कर लें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगेन, टॉक्सिन जिनका एक्सपोज़र है, जो पेस्टिसाइड्स जिनका एक्सपोज़र है, फार्म्स में काम करते हैं, अगेन वो मास्क वेयर करें, ग्लव्स पहनें, कॉन्टैक्ट कम से कम हो, क्योंकि डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशन छोड़ना इट्स रियली बहुत मुश्किल काम है। तो सिर्फ़ प्रिवेंशन के थ्रू जो है, वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे साथ फैसल अमीन है जिनका सवाल है, आई बिलीव ही इज टॉकिंग अबाउट एनीमिया प्लास्टिसिटी, लेकिन आई डोंट नो अगर इस वक्त would you like to take this question about anemia aplasticity, जो पाया जाता है, क्या इसका कोई इलाज होता है? ये प्लास्टिक एनीमिया का जी।
मेरे ख्याल में ये एप्लास्टिक एनीमिया का इससे अगर उसकी वो ताल्लुक। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ अ बिल्कुल दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। जी, और मैं इनको बताती या चलूँ मेरे ख़्याल में शायद वो ये पूछना चाह रहे होंगे कि अगर उन्होंने इसकी ट्रीटमेंट करवाई है, तो उसका इफ़ेक्ट अगर वो पूछना चाह रहे हैं? द क्वेश्चन इज़ नॉट आई क्लियर। जी फैसल, अगर आपके पास सवाल है तो आप दोबारा लिखिए। हालाँकि डॉक्टर अवैस जो हैं, ही इज़ एन एंड्रोलॉजिस्ट एंड आई थिंक आप हेमेटोलॉजिस्ट से ये सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट इस वक़्त हैं, येस दे कैन टेक योर क्वेश्चन, बट वो रेलेवेंट स्पेशलिस्ट आपका सवाल का जवाब दे सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में हम कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस फैला रहे होते हैं, रेस कर रहे होते हैं कि अपने सवाल जो हैं, जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट है उनसे, या अगर जैसे फ़र्ज़ करें डॉक्टर अवैस हैं, या आपको बता सकते हैं कि आप किन के पास जा सकते हैं फॉर द इलाज ऑफ दिस रेयर कंडीशन। डॉक्टर अवैस, हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात की है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ डिसऑर्डर्स का इलाज नहीं होता, कुछ इनफर्टाइल सिचुएशंस की ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ ट्रायल्स। बहुत ममालिक में ट्रायल बेसिस पे ट्रीटमेंट्स हो रही होती हैं। तो जैसे कि आपने अपने पहले अल्फाज में बोला था कि जो लोग ट्रीटमेंट की तरफ, जो लोग एनालिसिस की तरफ जा रहे होते हैं, सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, उनको दे शुड नॉट लूज होप, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल। हम डेफ़िनेटली। हम जब इस वक्त, बिकॉज वी हैव दिस प्लेटफॉर्म टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू पीपल कि अगर आपके पास यूरोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ जाके स्पेशलिस्ट से बात करें। और अगर आप इनफर्टिलिटी या अगर आप कंसीविंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमें, जैसे कि आपने पहले बताया कि हेल्दी सेक्सुअल लाइफ रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सेक्स एजुकेशन देना बॉयज़ एंड गर्ल्स को बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई चीज़ें जो यंगस्टर्स को हम बता सकें, जो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे अंडरगारमेंट्स पहनना। ये एक हुँ, ऐसी चीज़ है जैसे जो घरों में हम सोचते हैं कि पेरेंट्स शायद अपने बच्चों को बताते हों, लेकिन नहीं पता होती चीज़ें। बहुत सारे यंगस्टर्स को नहीं पता होती। तो ऐसी कोई भी चीज़ें अम, जो इज़ जस्ट जनरल अवेयरनेस फॉर मेल्स, फॉर देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देखें सबसे आजकल जो अब आई डोंट नो अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं होती है। तो जो कॉन्टैक्ट्स हैं विद एक्स्ट्रा मैरिटल कॉन्टैक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो दैट इज़ द मेन कॉज। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के साथ आते हैं, और उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं दैट विल कॉज ब्लॉकेज ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो डक्ट्स होती हैं, वास डिफरेंस एपिडिडमस, उनको ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट एज़ोस्पर्मिया में चला जाता है। तो छोटी सी गलती जो है वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। इसी तरह से अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू से ही हमें रखना चाहिए, आइदर सेक्सुअल और हमारा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको बहुत केयर करनी चाहिए इस हवाले से। एब्सोल्युटली। एंड अगर आप ढूँढ रहे हैं फॉर अ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अवैस इज़ अवेलेबल थ्रू द शिफ़ाम प्लेटफ़ॉर्म। आप इनसे यू कैन look him up. You can get an appointment with him very easily, either through the app, through the website, or by calling in. क्योंकि Dr. Wes is dealing in male infertility, female infertility, erectile dysfunction, premature ejaculation, psychosexual counseling, and ये एक बहुत important चीज़ है Dr. Wes, जैसे कि आपने रेज किया, this even अगर कोई issue नहीं है,
और अगर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, तो आप डॉक्टर के पास, आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं फॉर काउंसलिंग सर्विसेज, एंड दैट कैन बी प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, preparation for IUI, preparation and counseling for IVF, ICSI. थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस, आपने अपना वक्त निकाला, आपने हमें अपना वक्त दिया. बिफोर वी लीव, बहुत दफ़ा हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई मैसेज है फॉर जनरल पॉपुलेशन, लेकिन मुझे जो एक एंड नोट बहुत अच्छा लगता है फ्रॉम डॉक्टर्स लाइक योरसेल्फ इज गिविंग यंगस्टर्स जो इस वक्त एस्पायरिंग डॉक्टर्स, इस वक्त एस्पायरिंग एंड्रोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनको आप क्या whether it's words of wisdom या whether it's some information, आप उनके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? देखें, मैं हर एक को यही जो इस फील्ड में आ रहे हैं, ख़ासतौर पे एंड्रोलॉजी की फील्ड में, इट्स अ वेरी यूनिक फील्ड और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. मैं जब इस फील्ड में आया, ये इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, मैं इस फील्ड के अंदर आया तो. बट अब मसला हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये कि हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था. 4 से 5 साल पहले जो है वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया. इसके अंदर बाकायदा सर्टिफिकेशन कोर्सेज और डिप्लोमा हो रहा है, और प्रॉपर स्टडी ज़रूर करना चाहिए एंड्रोलॉजी को. हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसके अंदर वो एंड्रोलॉजी के हवाले से कुछ ना कुछ नॉलेज मौजूद होती है, जैसे गायनी है, यूरोलॉजी है, एंड डिफरेंट स्पेशलिटीज़ जिसमें हम पढ़ते हैं और उसकी बेस पे हम एंड्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. बट दैट इज़ नॉट सफिशेंट. तो प्रॉपर एंड्रोलॉजी की स्टडीज़ ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. और मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है लोगों के लिए आने की. कोई प्रॉपर एंड्रोलॉजिस्ट बहुत कम मौजूद हैं, तो आना चाहिए ताकि इससे लोगों की हेल्प आउट हो सके. Sorry, Dr. West, we have one last question अगर आप लेना चाहेंगे. We have a question about vasectomy. Is vasectomy safe? Yes, 100%. I guess यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि बहुत दफ़ा हम सुनते हैं कि ख़वातीन अपने ट्यूब्स टाई करवा रही होती हैं, अगर उनकी नेचुरल डिलीवरीज हुई होती हैं तो फिर वो, और अगर सी सेक्शन नहीं हुआ होता तो वो जाती हैं एक डे प्रोसीजर के लिए जिसमें जो बहुत पेनफुल होता है, जिसके अंदर वो अपने ट्यूब्स टाई कराती हैं. अगर आपने अपने बच्चे पैदा कर लिए हैं एंड यू आर ऑफ दैट एज जहाँ पे आप और बच्चे नहीं पैदा करने चाहते, वैसेक्टमी एक बहुत सेफ और डे प्रोसीजर है. सो डॉक्टर अवैस, मे बी यू कैन इनलाइटन देम अबाउट वैसेक्टमीज. मेरे ख्याल में जितना टाइम हमें ट्यूब लाइगेट करने में लगता है उससे कहीं कम टाइम वैसेक्टमी करने में लगता है. हार्डली 10 to 15 मिनट्स प्रोसीजर और विद नो कॉम्प्लिकेशन बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है. अगेन मसला हमारे यहाँ वही है कि मेल डोमिनेटेड जो हमारा डायलेमा है कि मेल क्यों करवाए, बट इट्स मच मोर सेफर देन द ट्यूबल लाइगेशन. एंड सो इट्स कम्प्लीटली 100% सेफ. इसके अंदर आपकी सेक्शुअल हेल्दी सेक्शुअल लाइफ को कुछ नहीं होता. यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एरेक्टाइल डिसफंक्शन इफ अगर आप अपनी वैसेक्टमी कराएं. सो ऑल द मेन लिसनिंग आउट देयर, do yourselves a favor, do your wives a favor, उनको उनकी पेनफुल सर्जरी से बचाएं और प्लीज डॉक्टर अवैस से रुजू करें, बिकॉज वैसेक्टमी इज कंप्लीटली पेन फ्री एंड 10 to 15 minutes. Yes, Dr. Wes? Hardly. It can be done in local. इसके लिए एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं है. So, boys, step up your game because vasectomy is the new way. Thank you so much, Dr. West. Thank you so much to everybody who was tuned in. आप सुन रहे थे. हम अभी भी तीसरी लहर ऑफ COVID-19 में बहुत सिवियरली मुब्तला हैं.
प्लीज़ मास्क पहने, अपने आप को बचाएं, अपने इर्द गिर्द लोगों को बचाएं। पिछले कुछ दिनों में नंबर्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं और बच्चों में भी कोरोना वायरस पाया जा रहा है। ब्राज़ील बहुत, साउथ अमेरिका जो है वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जहाँ पे बहुत सारे बेबीज जो हैं वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पा रहे। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको मास्क पहनाना सिखाएं, बिकॉज इस वक्त जो न्यू नॉर्मल है हमारे लिए वो है मास्क पहनना। सो अपनी एहतियात करें, बाकियों को सिखाएं कि वो भी एहतियात रखें, मास्क पहने, हजूम वाली जगहों से बच के रहें, आप अपने आप को बचाएं एंड be a good shahri, do the good. Thank you so much, Dr. Awais, for being with us. Aap Thank you. sab have a good weekend. Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज़।